तो हे गाइस, ले द गॉड सीरीज के एक और न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है डॉक्टर डेव को, जो कि पहुंच चुका होता है अपनी एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लैब के अंदर, जहां पर उसने कई तरीके के और कई सारे सैंपल्स को रखा हुआ था डीमंस के। और इस बार वो अपने साथ में रिसर्च करने के लिए लेकर आ चुका होता है नंदा स्नेक डीमन का हेड, जिसको वो अपने टेबल पे रखता है और अपने इक्विपमेंट्स को भी निकाल लेता है ताकि वो उसका चीर हरण कर सके। डेव अपने लेंस को लगाता है और तुरंत ही उस हेड को चीरना शुरू कर देता है, जो नजारा देखकर तो यहाँ पर मौजूद जीव भी डरने लगे थे, क्योंकि डेव ने यहाँ पर उस हेड को इतनी ज्यादा शार्प तरीके से काटा था कि एक ही बार में उसके कई सारे टुकड़े हो चुके थे और जितने भी जरूरत वाले बॉडी पार्ट होते हैं वो एकदम सही थे। जिसके बाद अब डॉक्टर डेव देख पाता है कि यहाँ पर ये जो उसका हेड था उसके अंदर तो एक अलग ही लेवल की एनर्जी और पावर्स है, जिनको देखते ही डॉक्टर डेव तो इस तरीके से उनमें खोने लगता है जैसे कि वो खुद भी कोई इविल बंदा हो। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पावर्स का बहुत ही ज्यादा लालच हो, क्योंकि उसने नंदा स्नेक डीमन की पावर बॉल को उठाकर उसी के साथ में एक चूहे को भी उठा लिया था। जिसके बाद अब हमें एक फॉरबिडन एरिया के अंदर दिखाया जाता है माइक को, जो कि अपने कैप्टन के साथ में होता है और वो यहाँ पर ट्रेनिंग को कर रहा था। कैप्टन कहने लगते हैं कि बच्चे, अब तुम दोबारा से अपनी लिमिट पर पहुंच गए हो, इससे ज्यादा फाइट करोगे तो हार जाओगे। लेकिन माइक उनसे कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं अभी भी उतना ही काबिल हूँ। तो फिर कैप्टन दोबारा से रेडी हो जाते हैं उसके साथ में फाइट को करने के लिए। जिसके बाद अब यहाँ पर एक काफी गजब की फाइट स्टार्ट हो गई होती है इन दोनों के ही बीच में। कैप्टन खुद से ये कह रहे थे कि माइक, तुम तो वाकई में बहुत ही जल्द पहुंच चुके हो ज़ेन रियल में, क्योंकि माइक की जो अटैक करने की पावर होती है वो सच में काफी गजब के लेवल पर आ गई थी। कैप्टन कहते हैं कि बस थोड़े दिन और ट्रेनिंग को कर लो, जिसके बाद फिर हम तुम्हें भेज देंगे नाइट मॉन्स्टर स्लेयर्स के ट्रेनिंग कैंप में। माइक कहने लगता है कि सर, आप आकर ऐसा क्यों करोगे? कहीं ये सब कुछ आपने चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड की वजह से तो नहीं सोच लिया कि वो मेरे लिए खतरा है और वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? कैप्टन कहते हैं कि बच्चे, तुम चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड के बारे में जरा सी भी चिंता मत करो, तुम्हें तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सोचने वाली बात तो यह है कि हर नाइट मॉन्स्टर स्लेयर को उस ट्रेनिंग कैंप में जाना ही पड़ता है। हो सकता है कि वहां पर जाने पर तुम्हारे कुछ और भी नए दोस्त भी बन जाएं, जो कि तुम्हारे जैसे हो, तुम्हारी जैसी एबिलिटीज को भी रखते हो। इसीलिए तुम्हें भी सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग पर ही ध्यान देना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी टीम का नाम खराब नहीं करोगे। जहाँ पर माइक की जो ट्रेनिंग करने का तरीका होता है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था। इसी वजह से वो ये कह रहा था कि कैप्टन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है आर्मी हेडक्वार्टर्स को, जहाँ पर ये जो नई ट्रेनिंग होने वाली है उसी के बारे में ही बातें चल रही थी। कर्नल के सामने यहाँ पर बैठे हुए होते हैं कैप्टन जियांग, जो कि ये कह रहे थे कि हमारा जो ट्रेनिंग कैंप है अब उसको बदल देना चाहिए। पहले जो सैंगजिंग सिटी में हुआ करता था अब उसको कैंगनांग सिटी में कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो भी नए बंदे आएंगे उनके अंदर नई एबिलिटीज भी तो होंगी। जिसकी बात को सुनते हुए तभी जनरल ये कहने लगते हैं कि हाँ, तुमने ये कहा तो सही है, लेकिन वैसे हमें जो नया ट्रेनिंग कैंप बनाना चाहिए वो कहाँ पर होगा? जैसे कि जियांग कहने लगते हैं कि जनरल यो, आप इसके बारे में जितना कम जानोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए प्लीज हो सके तो इन चीजों के बारे में ज्यादा मुझसे जानने की कोशिश मत करना। मैं जानता हूँ कि तुमने अभी तक कई सारे सोल्जर्स बना के दिए हैं, ऐसे वैसे नहीं बल्कि बहुत ही तगड़े सोल्जर्स, लेकिन अगर हम अपने ट्रेनिंग कैंप के माहौल को ही चेंज कर दे तो सोचो क्या क्या होगा। जनरल युवान कहने लगते हैं कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर तुम ये क्या करना चाहते हो, और साथ ही साथ आखिर मैं तुम्हें इस काम को अंजाम देने के लिए इतना सारा पैसा कैसे दे सकता हूँ। इसीलिए जनरल युवान जियांग से कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, हो सकता है कि शायद तुम ये सारा का सारा पैसा भी बर्बाद कर दो। तो जियांग कहने लगते हैं कि मेरे पास में एक ऐसा बंदा है जो कि तुम्हारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक गैम्बलिंग हाउस को, जहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा अमीर अमीर बंदे गेम को खेल रहे थे, और इन सभी के सभी बंदों के हाथों में हम देख पाते हैं उनके पास की शक्ल से ही नजर आ रहा था कि हाँ, ये सभी के सभी पैसों के बहुत ही ज्यादा घमंडी है। और उन्हीं के बीच में बैठा हुआ होता है एक लड़का, जो कि एक्चुअल में होता है बैली ग्रुप का यंग मास्टर, जिसका हमें नाम बताया जाता है बैली टूमिंग, जो कि वाकई में एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी निकलता है, क्योंकि उसने अकेले ही इन 3 महारथियों को हरा दिया था। वो कहता है कि शुक्रिया दोस्तों, मेरे लिए तुम सभी के सभी हार गए, लेकिन उनमें से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस छोटे से बच्चे से कैसे हार सकते हैं। इसीलिए वो लोग ये कहने लगते हैं कि जरूर से ये बैली टूमिंग कोई ना कोई चीटिंग तो कर रहा होगा। वो लोग कहने लगते हैं कि तुम एक चोर हो, इसी वजह से हमारा पैसा हमें वापस कर दो। जिस मोमेंट पर तभी गेट खुलते हैं और कई सारे बंदे अंदर आने लगते हैं, जो कि देखने में ही लग रहे थे कि हाँ, वो किसी खतरनाक ग्रुप के मेंबर्स होंगे, जो कि एक्चुअल में होते हैं बैली ग्रुप के मेंबर्स। बैली टूमिंग कहने लगता है कि दोस्तों, तुम्हारे साथ में चेस एंड कार्ड खेलने में बहुत ही मजा आया। जिसके बाद एक खतरनाक जैसे दिखने वाले बंदे बढ़ने लगते हैं इन तीनों की ही तरफ। आसपास जितने भी लोग बैठे हुए थे उनको डर लगने लगता है कि कहीं अब उनकी यहाँ पर मौत ना हो जाए। तीनों ही बंदे जो कि बैली टूमिंग के साथ में खेल रहे थे उनकी तो सांसें अटकने लगी थी, लेकिन उसी मोमेंट पर वो बंदे यहाँ पर इनके सामने लेकर आ जाते हैं कुछ बहुत ही खास ट्रेजर्स, जो कि एक्चुअली में दिए गए होते हैं बैली टूमिंग के ओपोनेंट्स को। बैली टूमिंग कहने लगता है कि तुम लोग अब मेरे दोस्त हो, इसीलिए खेलो, खाओ और एंजॉय करो। और ये गिफ्ट देख के तो उन तीनों ही बंदों के होश उड़ गए थे। जिसके बाद अब बैली
टोमेंग बाहर आ जाता है और वो बात करने लगता है कैंगडोंग सिटी में जाने के बारे में, क्योंकि वो चाहता है कि वो वहाँ पर जाकर अपने कुछ नए दोस्तों को भी बना सके और वो खुद ही ड्राइव करने वाला है अपनी कार को। यहाँ से निकलते हुए ये कहने लगता है कि एयरपोर्ट पर जाकर जल्दी से खबर कर दो कि मैं आज रात ही यहाँ से कैंगडोंग सिटी के लिए निकलूंगा। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक लड़की को जिसके पास में कुछ बंदे आ गए होते हैं और वो उसको परेशान भी कर रहे थे। वो कहने लगते हैं कि डरो मत, हम लोग तुम्हारे दोस्त बनने के लिए आए हैं, आकर तुम्हें डर किस बात का है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ये बंदे तो उसके साथ में बहुत ही ज्यादा बदतमीजी पर उतर आए थे। वो कहने लगते हैं कि हमारे साथ में चलो, हम तुम्हें सैर करा के ले आएंगे। लेकिन वो जैसे इस लड़की को टच करने वाला होता है तो फिर तभी एक कोल्ड ड्रिंक केन आके उसको लगती है, क्योंकि अब यहाँ पर आ चुके होते हैं एक ग्रुप के मेंबर्स जो कि एकदम ही हीरो टाइप नजर आ रहे थे, जिनमें से हम उनके लीडर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है शैन किंगजू। और वो अपने साथियों से कहता है कि इन सभी के सभी हरामियों को पकड़ लो। जैसे कि शैन किंगजू की टीम वालों ने उन लड़कों को पकड़ के बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया था, ताकि वो अगली बार कभी भी किसी लड़के के साथ में ऐसा ना कर सके। फिर शैन किंगजू ने उस लड़की का बैग भी उसको वापस कर दिया था, जो करने के लिए वो उसका शुक्रिया अदा करती है और यहाँ से जाने लगती है। हम देख पाते हैं कि शैन किंगजू और उसकी टीम ने उन बंदों की तो बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। शैन किंगजू अपनी टीम वालों से कह रहा था कि मैं रहूं या फिर ना रहूं, लेकिन हमारे जो नियम कायदे कानून है वो हमेशा ही रहने चाहिए और इन्हीं नियमों की वजह से उसकी टीम उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी करती है। लेकिन अब इन लोगों के सामने आ चुके होते हैं एक और ग्रुप के भी मेंबर्स, जिन सभी लोगों ने व्हाइट सूट को पहन के रखा हुआ था। तभी शैन किंगजू अपनी टीम वालों से एक बेसबॉल बैट को ले लेता है, यानी कि अब यहाँ पर होने वाली है इन सभी के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट, जो कि अब अगले ही पल यहाँ पर स्टार्ट भी हो गई थी। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है एक अलग ही जगह को, जो कि देखने में एक ट्रेडिशनल एकेडमी जैसी लग रही थी। और वहीं पर हम बैठा हुआ एक और बंदे को देख पाते हैं, जिसका हमें एक्चुअल में नाम बताया जाता है काओयू, और वो यहाँ पर होता है कैंगनान के प्रैक्टिस माउंटेन्स के बीच में। जहाँ पर तभी काओयू के सामने एक मॉन्क आ जाते हैं, जो कि ये कहने लगते हैं कि मेरे हिसाब से अब वक्त आ चुका है तुम्हारे यहाँ से उठने का, तुम्हारे यहाँ से जाने का। तो फिर हम देखते हैं कि काओयू ने जैसे ही यहाँ से उठने के बारे में सोचा ही था, तो देखने में ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो एकदम हेल से ही उठ रहा हो। उसका जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो एकदम ही लगता है हेल के जैसे। यहाँ से निकलने पर उसकी जो इविल एनर्जी थी वो भी उसी के साथ में ही रहती है। मॉन्क के बताते हैं कि हाँ, किसी को मारना एक बहुत ही बड़ी गलती होती है, लेकिन जब बात हमारे ही अस्तित्व की आ जाए तब हमें अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए मारने के रास्ते को चूज करना ही पड़ता है, ताकि हम सदैव के लिए इस दुनिया में कायम रह सकें। तो मॉन्क ये कहने लगते हैं कि काओयू, अभी भी एक और ऐसी चीज है जो कि मैं तुम्हें याद कराना चाहता हूँ, जो कि ये है कि अब आपको यहाँ से जाना होगा कैंगडोंग सिटी में एक बहुत ही नोबल पर्सन से मिलने के लिए। और अगर आप इस मौके का फायदा उठाते हो तो ये न सिर्फ हमारे द्वारा किए गए पापों को मिटाने में काम आती है, बल्कि आपके अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं उनको भी हटाने में हेल्प करेगी और पॉजिटिव एनर्जी को भरने में मदद करेगी। तो काओयू कहने लगता है कि अच्छा, ऐसा कौन सा नोबल पर्सन है जिसके केवल मिलने से ही मेरे साथ में इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। जिससे कि वो मॉन्क उसको एक पहेली बताने लगते हैं कि तुम इसको सुलझा लो, तुम अपने आप ही सारे सवालों के जवाब को जान जाओगे। अभी ये जो पहेली होती है वो काओयू के दिमाग में एक सवाल बन के रह गई थी कि आखिर इसका जवाब क्या होगा और वो कौन सा पर्सन है जिसके मिलने से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एंशिएंट गॉड्स के चर्च को, जिसको अब उस नए डिवाइन एजेंट के बारे में पता चल चुका होता है, यानी कि माइक के बारे में पता चल चुका था। इसीलिए इन लोगों का ये मिशन होता है कि उन्हें सबसे पहले ढूंढना है इसी डिवाइन एजेंट को। और ये सारी की सारी चीजें कह रहा होता है एक बंदा जिसका नाम होता है गॉड येयो। वो कहने लगता है कि माफ करना, अभी तो हम उसको ढूंढने में नाकाम रहे। इसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है यिंग को, और वो ये कहने लगते हैं कि आखिर हमें आधी रात को यहाँ से क्यों निकाल दिया गया। जिससे कि कैप्टन उसे ये कहने लगते हैं कि प्लीज अभी तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि हमें जिस बात का डर है कहीं वो ना हो जाए। जिससे कि अब जो होंग यिंग होती है वो उसी रूम में पहुंच जाती है जो कि उसने उस ग्रैंड माँ को खरीद के दिया था। लेकिन यिंग ने यहाँ पर जैसे ही दरवाजे को खोला होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। इसने उस पूरे के पूरे घर को ही बर्बाद करके रख दिया था। और ये सारी की सारी प्लानिंग होती है गॉड येयो की, क्योंकि अब वो माइक को पकड़ने के लिए अपनी बहुत ही ज्यादा घिनौनी चालों को चलने वाला है। उसने यिंग की तो हालत खराब कर ही दी होती है। इसके बाद अब हमें एयरपोर्ट पर दो और नए कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक्चुअली में होती है मेडुसा की डिवाइन एजेंट। साथ ही हम वहीं पर एक बंदे को भी देख पाते हैं जिसका नाम होता है लूलिया, जिसने जैसे यहाँ पर उस लड़की को देखा होता है वो कहने लगता है कि अरे लीसा, कितना समय हो गया तुमसे मिले हुए। तो लीसा भी कहने लगते हैं कि मेरे लियांग, मैंने कितना याद किया है तुम्हें, तुम्हारे बिना कैसे समय को गुजारा। तो फिर ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और गले लगाकर किस भी करने लगते हैं, जो कि मुझे डिवाइन एजेंट कम लेकिन ठरकी ज्यादा लग रहे थे। जिसके बाद अब हम अगले ही सीन में एक और बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम होता है हान शाओयुन, और वो ये कह रहा था कि मुझे उस स्पेशल वाले डिवाइन एजेंट को ढूंढना ही है, क्योंकि वो अपने साथ में मिलाना चाहता है सभी की सभी डिवाइन
एजेंट्स को। लेकिन फिर तभी हम देख पाते हैं उस गाड़ी के पीछे लगे हुए कुछ और भी गाड़ियों को जो कि अपने एक मिशन को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। तभी कैप्टन होंगिंग से कांटेक्ट करते हैं कि मुझे बताओ कि क्या तुम ठीक हो। तो होंगिंग ये बताती है कि हाँ मैं एकदम ही ठीक हूँ, क्योंकि वो भी एक डिवाइन एजेंट ही है। कैप्टन से पूछते भी है कि होंगिंग मुझे बताओ कि आकर वहाँ पर क्या हुआ। जहाँ पर अब होंगिंग को अपने सामने नजर आता है चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड का बंदा, जिसके साथ में फाइट करने के लिए होंगिंग एकदम रेडी हो जाती है और वो अपनी स्पीयर को निकाल के अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी कर देती है। लेकिन होंगिंग ने ये अटैक उसको मारने के लिए नहीं किया था, क्योंकि उस बंदे ने अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वो तो एक्चुअली में बात करना चाहता है, वो तो सौदा करना चाहता है। वो हर एक डिवाइन एजेंट के पास में जाएगा उनसे सौदा करने के लिए, और जो भी उसकी बात को मानेगा वो उसका साथ देंगे, नहीं तो उसको मार देंगे, क्योंकि गॉड येजो को किसी भी हाल में मौत चाहिए माइक की। इसी वजह से कैप्टन और टीम के सभी मेंबर्स को सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी माइक की, वो किसी भी हाल में चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड के हाथों में नहीं लगना चाहिए। तभी माइक देखता है कि वो रास्ते में चलते हुए पहुंच गया है जीनान माउंटेन्स के पास में, जो कि कैंगडांग सिटी के पास में ही पड़ते हैं। माइक अपने साथियों से ये कह भी रहा था कि आकर मेरे इतने ज्यादा सामान को क्यों लाया जा रहा है। उसके इसी रास्ते में जाते हुए ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आई नो कि ये एपिसोड काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था, बट नेक्स्ट एपिसोड अमेजिंग होगा।